नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है और अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। हाँ, बिल्कुल। इससे जो परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ हजारों स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती का रास्ता वो साफ हो गया है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सरकारी आदेश हैं और जो खबरें हैं, उन्हीं के आधार पर ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसके जो जरूरी पहलू हैं वो समझें, जैसे कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, जो पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या, नई भर्ती की शर्तें क्या हैं और ये पूरी प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। हाँ, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, और ये कदम वाकई महत्वपूर्ण है कई वजहों से। पहली बात तो जैसा आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन तो करना ही है। सही। दूसरी बात, प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की जो शैक्षिक जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। संख्या काफी है ऐसे बच्चों की और उन्हें अक्सर खास ध्यान चाहिए होता है। और तीसरी अहम बात, ये उत्तर प्रदेश में समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, उसको जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश है। हाँ, ये समावेशी शिक्षा वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये चीज सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन, और सभी बच्चों को बराबर मौके देने के सिद्धांत से जुड़ती है। हाँ, अच्छा। ये सिर्फ टीचर भर्ती का मामला नहीं है, ये एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा संवेदनशील बनाने की कोशिश भी दिखाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कितनी बड़ी भर्ती है, कितने शिक्षकों की बात हो रही है। हाँ, जो मुख्य खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 5,352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 5,000 से ज्यादा, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, आंकड़ा तो बड़ा है और जोर इस बात पर है कि ये शिक्षक मुख्य रूप से प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 से 5 के जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने पर फोकस करेंगे। और ये भी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें बड़ा रोल रहा है इस पूरी प्रक्रिया को पुश करने में। हाँ, ये संख्या 5,352 ये वाकई में सिग्निफिकेंट है। ये दिखाता है कि भाई समस्या की गंभीरता को समझा गया है। ये कोई 100-200 टीचर की बात नहीं है। सही। ये हजारों एक्सपर्ट्स को सिस्टम में लाने की बात है। तो इसका महत्व सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना नहीं है। ये दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट है उसमें एक बहुत बड़े उछाल का संकेत है। अच्छा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि राज्य समावेशी शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है। हाँ। और प्राइमरी लेवल पर फोकस करना ये भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि रिसर्च यही बताती है कि अगर शुरुआती सालों में ही सही सपोर्ट मिल जाए बच्चों को, हाँ, बिल्कुल, तो उनकी सीखने की क्षमता पर, उनके भविष्य पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। ये एक तरह से नींव मजबूत करने जैसा है। सही कहा, नींव मजबूत करने वाली बात है। अच्छा, ये तो हुई नई भर्तियों की जरूरत और स्केल की बात, लेकिन एक सवाल उन शिक्षकों का भी है जो पहले से काम कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर के तौर पर। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। उनका क्या होगा, उनके भविष्य को लेकर क्या निर्देश है? जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 2200 ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। उन्हें इस प्रक्रिया में एडजस्ट किया जाएगा, मतलब रेगुलराइज करने की बात है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है उनके लिए। हाँ, पर यहीं पर एक कंडीशन है। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। कंडीशन? कैसी कंडीशन? कंडीशन ये है कि जिन मौजूदा स्पेशल एजुकेटर्स ने टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सी-टेट जो सेंट्रल वाला होता है वो पास नहीं किया है, उन्हें अब राज्य सरकार एक स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी, एस-टेट। ओहो। मतलब परमानेंट होने के लिए एक और एग्जाम देना होगा। बिल्कुल। ये एक बड़ा बदलाव है उनके लिए। तो ये एस-टेट पास करने के लिए कोई टाइम लिमिट या मौके की कोई गिनती है? हाँ, गाइडलाइंस में ये साफ लिखा है, इन शिक्षकों को ये एस-टेट पास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 मौके मिलेंगे। 4 मौके? हाँ, और इसके लिए उम्र की भी एक ऊपरी सीमा तय की गई है, 60 साल। ओहो। मतलब सर्विस में रहते हुए ही उन्हें ये क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी। ये कदम एक तरह से ये भी दिखाता है कि मौजूदा वर्कफोर्स की स्किल्स और क्वालिफिकेशन को भी स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश है, चाहे उनके पास सालों का तजुर्बा क्यों ना हो। 4 मौके और 60 साल की लिमिट, ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। खैर, ये बताइए कि इस समायोजन के बाद क्या उन्हें सारी सुविधाएं और स्टेटस वो सामान्य शिक्षकों जैसा ही मिलेगा? देखो, गाइडलाइंस में तो यही लिखा है कि एडजस्ट होने के बाद इन स्पेशल टीचर्स को बाकी सर्विस कंडीशंस और सुविधाएं वो जनरल टीचर्स की तरह ही मिलेंगी। अच्छा। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर इसका असली मतलब जमीन पर क्या होगा ये देखना पड़ेगा।
क्या सैलरी स्केल, अलाउंस, प्रमोशन के मौके, बाकी बेनिफिट्स वो सब बिल्कुल बराबर होंगे? हाँ, ये एक सवाल तो है। क्योंकि अक्सर स्पेशल एजुकेटर्स का कैडर और जनरल टीचर्स के कैडर में कुछ फर्क रह जाते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी होगी ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या विवाद ना हो। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि जिन शिक्षकों को अब ये एसटेट देना है, क्या उन्हें इसकी तैयारी के लिए कोई मदद मिलेगी विभाग की तरफ से, कोई ट्रेनिंग, कोई रिसोर्स? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। क्योंकि मौके तो लिमिटेड हैं, सिर्फ 4। तो सपोर्ट तो चाहिए होगा ना? बिल्कुल। बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ एग्जाम की शर्त लगा देना, ये उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा। उनकी सक्सेस इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उन्हें तैयारी के लिए कितना वक्त और कैसी मदद मिलती है। ये देखना होगा कि डिपार्टमेंट इस बारे में क्या प्लान करता है, ये समायोजन की प्रक्रिया कितनी सफल होती है, इसके लिए ये बहुत जरूरी होगा। सही कहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो नई भर्तियां होनी है, मतलब जो पद मौजूदा शिक्षकों के समायोजन के बाद बच जाएंगे, हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इन नए कैंडिडेट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई हैं? क्या ये मौजूदा शिक्षकों के लिए जो एस्टेट वाली शर्त है उससे अलग है? हाँ, नई भर्ती के लिए क्राइटेरिया काफी साफ और कुछ अलग भी हैं। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें, क्लास 1 से 5 के लिए, हाँ, तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और साथ में ये जरूरी है कि उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से स्पेशल एजुकेशन में DEd किया हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या इसके बराबर का कोई डिप्लोमा। अच्छा, DEd स्पेशल एजुकेशन में आपने RCI का जिक्र किया, ये क्यों इतना जरूरी है? इसकी मान्यता क्यों चाहिए? देखिए, RCI जो है वो भारत में रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। एक तरह से ये स्टैंडर्ड सेट करती है। RCI की मान्यता ये पक्का करती है कि कैंडिडेट ने एक स्टैंडर्ड कोर्स पूरा किया है और उसके पास दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज है। ठीक है। और सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं, कैंडिडेट के पास RCI से जारी किया हुआ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये एक तरह का लाइसेंस टू प्रैक्टिस है। समझ गया। तो RCI रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। और क्या टेट या CTET जैसा कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जरूरी है इनके लिए? बिल्कुल। नई भर्ती के लिए ये एक और बड़ी शर्त है। कैंडिडेट को NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो टेट होता है या फिर केंद्र सरकार वाला CTET, वो पास होना अनिवार्य है। अच्छा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नए कैंडिडेट्स के लिए टेट या CTET कंपलसरी है, जबकि जो मौजूदा शिक्षक हैं जिनके पास ये नहीं था, उन्हें STET का ऑप्शन दिया गया है। ये फर्क है। तो संक्षेप में नई प्राइमरी भर्ती के लिए चाहिए ग्रेजुएशन प्लस RCI से मान्यता प्राप्त DEd स्पेशल एजुकेशन प्लस RCI रजिस्ट्रेशन प्लस टेट CTET पास। ये तो काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लग रहा है। हाँ, क्राइटेरिया तो स्ट्रिक्ट हैं। क्या अपर प्राइमरी मतलब क्लास 6 to 8 के लिए भी कुछ बताया गया है? हाँ, गाइडलाइंस में अपर प्राइमरी का भी जिक्र है, क्लास 6 से 8 के लिए। वहाँ भी ग्रेजुएशन, RCI रजिस्ट्रेशन और टेट CTET अपर प्राइमरी वाला चाहिए होगा। ठीक है। लेकिन डिप्लोमा की जगह वहाँ RCI से मान्यता प्राप्त BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में मांगा जाएगा या उसके बराबर की कोई डिग्री। ओके, DEd की जगह BEd स्पेशल एजुकेशन। हाँ, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ है कि भविष्य में जो स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती होंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा रखा जा रहा है और कंसिस्टेंट भी। हाँ, लग तो रहा है। RCI और CTET की अनिवार्यता ये कोशिश है कि सिर्फ ट्रेंड और क्वालिफाइड लोग ही इस सेंसिटिव फील्ड में आएं। ये मौजूदा स्टाफ के लिए जो STET की शर्त है उससे एक कदम आगे है। शायद ये भविष्य के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। समझ गया। चलिए, क्वालिफिकेशन तो क्लियर हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इतने सारे पद हैं, 5000 से ज्यादा, तो इनका चयन कैसे होगा? कोई खास प्रक्रिया है इसके लिए? हाँ, चयन प्रक्रिया के लिए एक 2 लेवल की कमिटी स्ट्रक्चर की बात कही गई है। 2 लेवल की? हाँ। पहली होगी एक स्क्रीनिंग कमेटी और इसकी अध्यक्षता करेंगे राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, मतलब स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अच्छा। इनका काम होगा कि जो भी आवेदन आए हैं उनकी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन सब की बारीकी से जांच करना और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करना। राज्य आयुक्त दिव्यांगन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग, इसका क्या खास मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
जो स्टेट कमिश्नर का ऑफिस होता है, उनके पास डिसेबिलिटी के मुद्दों पर एक्सपर्टीज होती है। हाँ, सही बात है। तो उनकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग होने से ये पक्का होगा कि कैंडिडेट्स की स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका आरसीआई रजिस्ट्रेशन, उनका अनुभव, इन सबको सही तरीके से परखा जाए। वो डिसेबिलिटी के अलग अलग पहलुओं को और उनसे जुड़ी एजुकेशनल जरूरतों को शायद बेहतर समझते हैं, जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शायद ना समझ पाए। इससे सिलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी और रेलेवेंस दोनों बढ़ने की उम्मीद है। सही। तो पहली कमेटी एक्सपर्टीज वाली हो गई जी। फिर इसके बाद जब स्क्रीनिंग कमेटी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बना देगी तो उनकी फाइनल नियुक्ति की कार्यवाही एक दूसरी कमेटी करेगी। अच्छा। इस नियुक्ति कमेटी की अध्यक्षता करेंगे बेसिक शिक्षा निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन। ओके। ये कमेटी फिर राज्य सरकार के जो नियम हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी है, रोस्टर सिस्टम है और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं, उन सब का पालन करते हुए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का काम करेगी। ठीक है। और ये भी साफ है कि पहले जो मौजूदा स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनका समायोजन पूरा होगा और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उन पर नई भर्ती इस कमेटी के जरिए होगी। ये जो 2 लेवल का प्रोसेस है ना, ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स का अच्छा उदाहरण है। छोटे स्केल पर ही सही। पहली कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो मेरिट और एलिजिबिलिटी पर फोकस कर रही है। हाँ। और दूसरी कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है वो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजरल और लीगल पहलू को देख रही है। ठीक है। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ने की संभावना है। ये पक्का करता है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर हो और अपॉइंटमेंट नियमों के मुताबिक हो। सही। सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा एक और चीज का जिक्र था, ट्रेनिंग का। हाँ। क्या जो लोग चुने जाएंगे उनके लिए कोई खास ट्रेनिंग भी होगी? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। गाइडलाइंस में लिखा है कि जितने भी स्पेशल टीचर चुने जाएंगे, चाहे वो एडजस्टमेंट वाले हों या नए भर्ती वाले, हाँ। उन सभी को 6 महीने की क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग, ये क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? क्या स्पेशल टीचर पहले से ट्रेन नहीं होते? होते हैं, लेकिन देखिए स्पेशल टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो अक्सर किसी एक या 2 तरह की डिसेबिलिटी पर फोकस करती है। जैसे कोई विजुअल इम्पेयरमेंट में एक्सपर्ट होगा, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट में, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। अच्छा। हाँ। लेकिन जब वो एक आम स्कूल के इंक्लूसिव माहौल में जाते हैं तो वहाँ एक स्पेशल टीचर को कई अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी वाले बच्चों से डील करना पड़ सकता है। हाँ, ये तो है। कोई बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हो सकता है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो सकता है। तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग उन्हें इन सभी बच्चों की ज़रूरतों को समझने और उनके लिए असरदार टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है। अच्छा। ये उन्हें ज़्यादा वर्सेटाइल बनाती है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। बिल्कुल। इसके बिना वो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य शायद अधूरा रह जाए। बात तो सही है। ये ट्रेनिंग आजकल स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़रूरी मानी जा रही है। तो इन सब का क्या मतलब है अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ रखें? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यूपी में 5,512 स्पेशल टीचर्स की भर्ती, हाँ। जो मौजूदा करीब 2200 हैं उनका समायोजन, लेकिन बिना टेट सीटेट वालों को एसटेट पास करना होगा 4 मौकों में। सही। नई भर्ती के लिए आरसीआई मान्यता, आरसीआई रजिस्ट्रेशन और टेट सीटेट जरूरी हैं। सिलेक्शन के लिए 2 कमेटियां, एक स्क्रीनिंग के लिए दिव्यांगजन आयुक्त की अध्यक्षता में, दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में, और सबको 6 महीने की क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसा लगता है कि ये यूपी के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काफी सोची समझी और व्यापक योजना है। निश्चित रूप से कागज पर तो ये एक बहुत मजबूत और डिटेल्ड प्लान दिखता है। इसमें सिर्फ संख्या बढ़ाने पर ही जोर नहीं है, बल्कि क्वालिटी पर भी ध्यान दिया गया है, आरसीआई, टेट सीटेट, क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग के जरिए। हाँ। और प्रक्रिया पर भी, जैसे 2 लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस। ये समावेशी शिक्षा की तरफ एक वाकई सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जो हमें आगे ध्यान में रखनी होगी। वो क्या? वो ये कि देखिए, पॉलिसी और स्ट्रक्चर तो बन गए हैं, लेकिन असली चुनौती होगी इनको जमीन पर उतारने में, मतलब इनका प्रभावी कार्यान्वयन। ये तो हमेशा होता है। इतने बड़े स्केल पर भर्ती और समायोजन को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा करना, खासकर एसटीटीज जैसी नई शर्तों के साथ, ये अपने आप में एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती होगी। सही बात है। दूसरी बात, वो जो 6 महीने की क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग है, उसकी क्वालिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी या वाकई टीचर्स की स्किल को बढ़ाएगी? हाँ, ये भी अहम सवाल है। और सबसे जरूरी सवाल, इन सारे प्रयासों का आखिर मकसद क्या है? मकसद है दिव्यांग बच्चों के सीखने के नतीजों को, लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाना। बिल्कुल। तो इस पूरी कवायद के बाद क्या हम असल में ये नाप पाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी जिंदगी पर इसका कितना पॉजिटिव असर हुआ?
इन प्रैक्टिकल चुनौतियों और नतीजों के मूल्यांकन पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होगा जितना भर्ती प्रक्रिया पर। असली सफलता तो वही मानी जाएगी जब बच्चों को फायदा दिखेगा।